सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईईडी के एडिटोरियल क्लास में, जहां पे आप मेरे साथ द हिंदू के आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स को पढ़ते हो। इस तरीके से पढ़ते हो कि आपके दिमाग से इंग्लिश का डर निकलता है। आज भी इसी खास तरह से डिज़ाइन क्लास को मैं लेकर के आया हूँ। नीट चैलेंज नाम के इस आर्टिकल से इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो, खास तरह से इसलिए डिज़ाइंड है क्योंकि आपकी ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों नीड्स पूरी होती है इस क्लास में। आपको सिर्फ फोकस देना है, पूरी वीडियो को एक सिटिंग में एक साथ देखना है। शुरू करें? चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। चैनल पे नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। जिस तलाश में आप यहाँ पहुंचोगे ना, 10 मिनट में आपको वो कॉन्फिडेंस फील होगा अपने अंदर। करे द नीट चैलेंज, जो चुनौती है और किसकी है? द नीट, इस नीट नाम के एग्जाम की, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, अगर मैं सही हूं तो इसकी फुल फॉर्म है ना। अच्छा, इसमें हुआ क्या? करे ऑन कंडक्टिंग ऑफ नीट एग्जाम्स। हम बात कर रहे हैं नीट एग्जाम्स को कंडक्ट करने के बारे में, कैसे उनको पूरा करवाया जाए। सिंपल सा इसका टाइटल है। अभी इसके बारे में ज्यादा मालूम करना है तो इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ हमें चलना होगा। एज नीट प्रोग्रेसेस स्टेट्स मस्ट टेक अफर्मेटिव एक्शन टू प्रोटेक्ट वीकर सेक्शंस। जैसे जैसे नीट प्रोग्रेस करता है, जैसे जैसे ये नीट नाम का एग्जाम आगे बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप वे के अंदर, है ना। स्टेट्स को है ना लेना ही चाहिए, मस्ट टेक। अच्छा, क्या लेना चाहिए? अफर्मेटिव एक्शन को लेना चाहिए। ये क्या होता है मैं आपको भी समझा दूंगा। स्टेट्स को लेना ही चाहिए अफर्मेटिव एक्शन, ताकि प्रोटेक्ट कर पाए, महफूज कर पाए वीकर सेक्शंस को, समाज के उन वर्गों को जो थोड़े कमजोर हैं। अब ये अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है समझिए आप। रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन है। हर वो मूव, हर वो हरकत सरकार की अफर्मेटिव एक्शन कहलाती है जो किसी कमजोर वर्ग को, कमजोर सेक्शन को हेल्प करती है। समझ गए ना। अब नीट में भी बहुत सारे कमजोर वर्ग हैं, वो हमने आगे डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे बहुत अच्छी चीजें से बताइए अपने को, है ना। तो नीट में कई ऐसे कमजोर वर्ग हैं जो कि कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं। तो वहां पे स्टेट को जरूरत है कि वो अफर्मेटिव एक्शन ले, उन बच्चों को थोड़ा रिजर्वेशन दे ताकि वो भी डॉक्टर बन पाए, है ना, नीट एग्जाम को दे करके। सिंपल सेंटेंस था, सब्जेक्ट था आपका नीट, वर्ब थी प्रोग्रेसेस। एज कंजंक्शन आने की वजह से दूसरा क्लोज आया इसी सेंटेंस में, स्टेट्स नाम का सब्जेक्ट और वर्ब है उसकी मस्ट टेक। अगर आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर को पकड़ोगे तो सेंटेंस आपके सामने खुल जाएगा, है ना। स्ट्रक्चर को पकड़ने के लिए ग्रीन और पिंक में सब्जेक्ट और वर्ब मैंने आपके सामने मार्क किया हुआ है। पूरे एडिटोरियल का मार्क्ड है, ग्रीन में सब्जेक्ट, पिंक में वर्ब। अपनी स्ट्रक्चर को जरूर पकड़ने की कोशिश करें, है ना, हर सेंटेंस की। आज का क्विज मैं आपको दिखा देता हूं। जो भी आप मेरे साथ सीखोगे ना, ये 4 क्वेश्चंस के अंदर समराइज हो जाएगा। इनका एक स्क्रीनशॉट लें और कोशिश करें इनको, अगर आप पहले ही सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो बाद में मैं आपको लाइव सॉल्व करवाऊंगा और आप खुद भी एबल होंगे पूरी वीडियो देखने के बाद इस क्विज को सॉल्व करने में। अच्छे लेवल का है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक समरी मैं आपको दे देता हूं क्या लिखा हुआ है ना, फिर हम शुरू करने वाले हैं। समरी ये है कि नीट से बनते हैं आप डॉक्टर। नीट इन्होंने करवा भी दिया पूरे कोरोना के बीच में, उसका रिजल्ट भी आ गया। कई बच्चों ने 720 में से 720 स्कोर भी किया। उन बच्चों को अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। पर ये नीट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप किसी हिंदी मीडियम के बोर्ड से हो, या किसी गांव से आते हो, या कोचिंग के लिए भारी भरकम जो है फीस देने का मादा नहीं रखते हो, तो आप नीट को पास नहीं कर सकते हो। तो ये कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है आपने एक ऐसा एग्जाम रखा है डॉक्टर के लिए जो कि बहुत बड़ा एग्जाम है, और होना भी चाहिए क्योंकि डॉक्टर्स की क्वालिटी अच्छी होगी तभी वो सेवा कर पाएंगे कंट्री की। लेकिन इस एग्जाम के लिए जो सिलेबस आपने रखा है वो बहुत ही क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड। आपको उस सिलेबस के लिए हर बच्चे को बिना कोचिंग के भी तैयार करना है, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ कोचिंग से ही नीट किया जा सके और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ के नीट पढ़ा जा सके, तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो बस यही कहना चाह रहा है कि नीट के लिए आप कुछ ऐसा इंतजाम करो, हमारे वीकर सेक्शंस को भी कुछ मिले। या तो अफर्मेटिव एक्शन दे दो उनको, या रिजर्वेशन दे दो, या फिर अपने स्कूल्स का लेवल ऐसा कर दो कि सबको कोचिंग में ना जाना पड़े, अपना जो है ना कोचिंग जो है जरूर से ना लेना पड़े। समझ गए ना। साथ ही माँ बाप पे भी कमेंट कर रहा है, क्यों बच्चों के पीछे पड़े हो, डॉक्टर बनना डॉक्टर बनना है। हर बच्चे के बस का नहीं होता डॉक्टर बनना, सबको डिप्रेशन में मत डालो। तो बस यही इसकी समरी आज की। सजेस्टिव टोन है, सरकार और पेरेंट्स को सजेस्ट कर रहा है तो सजेस्टिव टोन है ना। कोशिश करेंगे इस समरी को डालने की कमेंट सेक्शन में। शुरू करते हैं। एक छोटी सी चीज,
मैंने कल 27 नंबर वीडियो डाली थी, परसों है ना, 28 नंबर या 27 नंबर, जिसके अंदर हमने रिलेटिव प्रोनाउंस को किया। उसे कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चे आकर क्या लिख रहे हैं, सर शुरू से पढ़ाओ ना हमें, सर बेसिक से पढ़ाओ। अरे बेसिक से पढ़ाया हुआ है, तुम 27 नंबर वीडियो को देख करके घबरा जाते हो, सर इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ गई। बेसिक से अगर पढ़ना चाहते हो पूरी ग्रामर को फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो पढ़ा रहा हूँ मैं जो 2000 रुपये दे करके तुम किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से पढ़ोगे, वही ग्रामर को, उसी लेवल की ग्रामर को बेसिक से आप पढ़ सकते हैं अगर आप चैनल पे जाकर के इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, होम पेज पे पढ़िए, 27 वीडियोज हैं, आपकी 80% 90% ग्रामर इसमें आ जाएगी। इसी के नीचे प्रीमियम कंटेंट की वीडियो है, ये उन लोगों के लिए जो मेंबरशिप ज्वाइन किए हुए हैं। एसएससी और बैंक्स का स्कोर बूस्ट हो जाता है इन वीडियोस के जरिए आपका। तो मैंने एसएससी और बैंक की इस वीक की दोनों वीडियोस को पब्लिश कर दिया है, अपने अपने हिसाब से अपनी प्लेलिस्ट में चला करके देखें। जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं पहले अपनी ग्रामर की प्लेलिस्ट पूरा करें, फिर मेंबरशिप को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन बटन पे प्रेस करें, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इंट्रो को प्ले करेंगे है ना, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे कैसे क्या मिलता है आपको मेंबर बनने से। चलिए शुरू करते हैं। इन अ ईयर व्हेन मेयरली एग्जीक्यूटिंग द नॉर्म बिकम्स एन अचीवमेंट, द कंडक्ट ऑफ 2 राउंड्स ऑफ नीट, attendance at the test and the publication of results, all in the face of resistance from certain states, can presumably count as achievements। कर ऐसे एक साल में, इन अ ईयर, जब खाली खाली, मेयरली, जब ओनली, खाली खाली एग्जीक्यूट करना, अंजाम देना नॉर्म को, रूल्स को, जब खाली जो है परंपराओं को, नॉर्म्स को, रूल्स को अंजाम देना जो है ना, कह रहा वो बिकम्स बन जाता है एक अचीवमेंट, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। कह रहा ऐसे एक साल में जिसके अंदर जो होता है रेगुलर वही काम आप कर दो तो बहुत बड़ी बात है ना, ऐसे एक साल में। कह रहा कंडक्ट करने का काम जो है ना 2 राउंड्स को, और किसके, नीट के। अच्छा अटेंडेंस जो है इस टेस्ट के अंदर 90% से ज्यादा अटेंडेंस है, और पब्लिकेशन है ऑफ रिजल्ट्स का, इसका रिजल्ट भी निकालना। कह रहा ये तो तीनों काम है ना, ऑल, तीनों के तीनों काम, इन द फेस ऑफ, बावजूद रेजिस्टेंस के, बहुत सारे प्रतिरोध के, कई स्टेट से है ना, कई खास स्टेट से। कह रहे ये तीनों काम जो है ना कैन प्रिज्यूमेबली काउंट एज अचीवमेंट्स, इनको लॉजिकली काउंट किया जा सकता है अचीवमेंट के तौर पे, बहुत बड़े उपलब्धि या मुकाम के तौर पे। एक बार रिपीट कर देता हूं, सेंटेंस सिंपल है, थोड़ा लंबा है। कह रहे एक ऐसे साल में जब खाली खाली परंपराओं को, नॉर्म्स को, आपके जो आप करते आए हो उसी को करना बन जाता है एक अचीवमेंट है ना। पिछले साल तो आप जो कर लेते थे, इस साल कोरोना में करना बहुत मुश्किल है जो हम रेगुलरली करते हैं। कह रहे एक ऐसे साल में अगर आपने कंडक्ट करवा दिया नीट के 2 राउंड्स को, और आपने अटेंडेंस देखो अगर इनकी, और आप पब्लिकेशन भी कर रहे हो रिजल्ट्स का, निकाल रहे हो रिजल्ट्स को, कह रहे ये सब चीजें जो है ना देखते हुए उस रेजिस्टेंस को जो कई स्टेट से आई, कई राज्यों ने रजिस्ट भी किया आपको कि नीट मत करवाओ, कह रहे यही अपने आप में अचीवमेंट के तौर पे काउंट किया जा सकता है। और कैसे, प्रिज्यूमेबली मतलब लॉजिकली, लॉजिक के बेस पे आप इसको अचीवमेंट बोल सकते हो। समझ गए सेंटेंस को। सेंटेंस का सब्जेक्ट था एग्जीक्यूटिंग, इसकी वर्ब थी बिकम्स, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंड कहलाती है जब सब्जेक्ट बन के आती है, और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती है। बिकम्स इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जीक्यूटिंग एक जीरंड है। समझ गए ना। अच्छा दूसरे क्लोज में आपका सब्जेक्ट है कंडक्ट, अटेंडेंस और पब्लिकेशन, ये तीनों सब्जेक्ट हैं, और वर्ब है आपकी प्रिज्यूमेबली काउंट, कैन प्रिज्यूमेबली काउंट। अब देखने वाले वर्ड्स देखते हैं। एग्जीक्यूट करना मतलब अंजाम देना, कैरी आउट करना, कंप्लीट करना किसी काम को। इन द फेस का ऑफ का मतलब होता है सामना करते हुए या बावजूद, सामना करते हुए या बावजूद। तो इन द फेस ऑफ एक प्रेपोजिशन हो गई, इसके ऑब्जेक्ट, इसके जो सिनोनिम है दूसरी प्रेपोजिशन बावजूद वाली, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ और नॉट विद स्टैंडिंग, तीनों का मतलब ही होता है बावजूद। तो आप इन द फेस ऑफ जो है ना इसकी जगह इन तीनों वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। बस ये ऑफ वाला चक्कर देख लेना, इंस्पाइट के बाद में ऑफ आएगा ही आएगा, और डिस्पाइट के बाद में ऑफ कभी भी नहीं आएगा। प्रिज्यूम, ये वर्ड मैंने 2-3 दिन पहले ही खबरी पे लिया था, जिन लोगों ने खबरी पे मुझे फॉलो कर रहे हैं अच्छे से इस वर्ड को जानते हैं। प्रिज्यूम का मतलब होता है कुछ मान लेना पर लॉजिक के साथ, बिना प्रूफ के कुछ मान लेना पर लॉजिक उसके पीछे होगा, प्रूफ नहीं होगा पर लॉजिक होगा, उसको कहते हैं प्रिज्यूम करना। प्रिज्यूम का हमने एडवर्ब फॉर्म बना दिया इन अ लॉजिकल मैनर, तो इसको प्रिज्यूमेबली को हम बोल सकते हैं रीजनेबली, सपोजिटली, सीमिंगली और प्रोबेबली। तो ये सब के सब जो है सिनोनिम है प्रिज्यूमेबली के, इसका मतलब होता है इन अ लॉजिकल मैनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड लास्ट वीक
and the top score was a perfect 720, scored not by one but two students who will have their choice of college in the undergrad medical program. करे जो रिजल्ट्स है ना इसके, उनको डिक्लेयर किया गया था, ऐलान किया गया था उनका पिछले हफ्ते, और जो टॉप स्कोर था ना वो 720 था, परफेक्ट 720, मतलब 720 आउट ऑफ 720. और कह रहे जो जिसको सिर्फ एक आदमी ने स्कोर नहीं किया बल्कि दो स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है ना. अच्छा, कौन से स्टूडेंट्स हैं? जो कि हु विल हैव, जो कि रखेंगे अपने चॉइस को मेडिकल कॉलेज की अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम में. तो एमबीबीएस के अंदर अपनी चॉइस के कॉलेज पे जहां उंगली रखेंगे, जहां हाथ रखेंगे, उनको अपना कॉलेज मिलेगा. 720 में से 720 ला रहे हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी है, आपको जहां जाना है जिस कॉलेज में आप जा सकते हो. समझ गए सेंटेंस को? सिंपल सेंटेंस है यहाँ पे, है ना. रिजल्ट की वर्ब वेयर डिक्लेयर्ड, वर्ड डिक्लेयर्ड, है ना. टॉप स्कोर की वॉज, हु की वर्ब है विल हैव. चलिए आगे बढ़ते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन हु को माइंड करें और सोचें यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए हु क्यों लगाया गया, दैट क्यों नहीं लगाया गया, है ना. चलो, करे द डिसीजन टू कंडक्ट द एग्जाम when there was uncertainty about the ability of students to reach the centers was probably bold, though it had not factored in the lowest common denominator. कह रहा जो डिसीजन है कंडक्ट करवाने का इस एग्जाम को, जब वहां देयर वॉज अनसर्टेनिटी, बहुत ही अनिश्चितताएं थी, है ना. ये डिसीजन कंडक्ट करवाने का इस एग्जाम को जब बहुत ही अनिश्चितता भरा था माहौल, और किस बारे में? एबिलिटी के बारे में, कैपेबिलिटी के बारे में, स्टूडेंट्स की पहुंचने की सेंटर्स तक. भाई कोरोना था, लॉकडाउन थे, उसके बीच में ट्रेन्स भी नहीं चल रही थी, तो उसके बीच में भी उन्होंने डिसीजन ले लिया कि एग्जाम करवाएंगे, बावजूद इस बात के कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे. कह रहा है जो डिसीजन था ना, अब इसकी वर्ब आई है वॉज. ये डिसीजन वॉज प्रोबेबली बोल्ड, है ना, बहुत ही बोल्ड था. अच्छा, दो, हालांकि इट हैड नॉट फैक्टर्ड इन, इसने फैक्टर इन नहीं किया था, कंसीडर नहीं किया था, टेक इनटू अकाउंट नहीं किया था एलसीएम को, लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को, आम जनता को. समझ गए? कह रहा डिसीजन जो है बहुत ही बोल्ड था, इसने आम जनता को, लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को, जो सबसे निचला वर्ग है, उसको इन्होंने कभी भी कंसीडर नहीं किया, है ना, इस एग्जाम को बोल्ड जो है कंडक्ट करवाते हुए. और ये बहुत ही अपने आप में अनसर्टेनिटी भरा था. यहां पे अनसर्टेनिटी, इसको मैं कलर दे देता हूं, सब्जेक्ट है वॉज वर्ब का, जस्ट ए मिनट, है ना. तो यहां पे देयर एडवर्ब है, एडवर्ब सब्जेक्ट बन नहीं सकती, तो यहां पे सब्जेक्ट है अनसर्टेनिटी और इसका वर्ब है वॉज. डिसीजन की वर्ब है वॉज, इट की वर्ब है हैड नॉट फैक्टर्ड इन. सब्जेक्ट वर्ब पकड़ते जाओ, सब चीजें आसान है, आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझ में आएगी. अब वर्ड्स देखते हैं सारे देखने वाले. अनसर्टेनिटी की स्पेलिंग को नजर मारो, जी भर के नजर मारो इसको. अनसर्टेनिटी की स्पेलिंग ये होती है, इसमें आई लगाने की आपकी इच्छा होगी, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी, है ना, सर्टेनिटी होती है, सर्टेनिटी नहीं होती, आई यहां पे नहीं आता. तो ये स्पेलिंग बहुत कंफ्यूजिंग लगती है कुछ लोगों को. कोशिश करना जब भी आपको पेपर में मिलेगा, ये स्पेलिंग आपको बहुत बार मिलेगा एग्जाम के अंदर, है ना, करेक्ट स्पेलिंग वाले के अंदर. तो इसकी स्पेलिंग देख लें. फैक्टर इन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कंसीडर करना, टेक इनटू अकाउंट करना, है ना. है, अब मैं से एक सेंटेंस बना देता हूं आपको फैक्टर इन पे. Have you considered your inability to understand maths while preparing for banking exams? क्या आपने अपनी इनएबिलिटी को, मैथ्स को ना समझ पाने की कंसीडर कर लिया है बैंक्स के एग्जाम को प्रिपेयर करते हुए? समझ रहे हो ना. तो बैंक का एग्जाम तुम दे रहे हो तो पहले तुम्हें यह चीज भी कंसीडर करनी पड़ेगी, क्या आप अपने आप को जो है मैथ्स आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो और आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो, तो ये कंसीडर है ना, इसी के लिए आपके पास एक फ्रेजल वर्ब है फैक्टर इन है. तो मैं ये भी बोल सकता हूं, हैव यू फैक्टर्ड इन योर इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर, जो है टू अंडरस्टैंड मैथ्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स. समझ गए ना. तो फैक्टर इन मतलब कंसीडर करना, टेक इनटू अकाउंट करना. चलो आगे बढ़ते हैं. एलसीएम आप जानते हैं मैथमेटिक्स में, है ना, जिसके अंदर सबका भाग चला जाए, सब डिवाइड हो जाए. एलसीएम का रियल लाइफ में मतलब होता है आम आदमी. तो आम आदमी के बारे में नहीं सोचा गया था इस एग्जाम को करवाते हुए, क्योंकि सबके पास पर्सनल व्हीकल्स नहीं होते हैं. लॉकडाउन के अंदर जब ट्रेन्स बंद है और जाकर के अपने पर्सनल व्हीकल पे एग्जाम दे पाए. आगे देखो, कर बट देन द नीड इज नॉट अबाउट केटरिंग टू द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, इट इज अवॉइडली
about standardizing medical education, ensuring the quality of medical graduates who will hopefully go on to serve society. कह रहा लेकिन तभी, बट देन, लेकिन तभी, नीड इज नॉट अबाउट, नीड बिल्कुल भी नहीं है बारे में, और किस बारे में, केटर टू करने के बारे में, सर्व करने के बारे में आम आदमी को। तो कह रहा नीड जो है ना, कभी भी आम आदमी का एग्जाम था ही नहीं, है ना, आपके और मेरे आम आदमी के लिए कभी एग्जाम था ही नहीं, क्योंकि ये जो है ना अवॉइडेडली, ये सपोजिटली, ये परपोर्टेडली, ये कथित तौर पे है स्टैंडर्डाइज करने के मेडिकल एजुकेशन को, है ना, उसको एक स्टैंडर्ड देने के। और कैसे स्टैंडर्ड करने का, कैसे स्टैंडर्ड देना है, इंश्योर करते हुए क्वालिटी को मेडिकल ग्रेजुएट्स की, जो कि आशातीत तौर पे होपफुली सर्व करेंगे सोसाइटी को। तो कह रहे नीड कभी भी आम आदमी के लिए था ही नहीं, ये तो इसलिए था कि एक स्टैंडर्ड बनाए हम मेडिकल एजुकेशन का, और इंश्योर करें जो आदमी डॉक्टर बनना चाहता है, मेडिकल ग्रेजुएट बनेगा, वो सोसाइटी को सर्व करेगा अच्छी से अच्छी बेहतरीन एजुकेशन के साथ। तो आप कभी भी नीट को ऐसा मत समझें कि भाई कोई आप 12वीं पास करके नीट दे दोगे किसी भी स्कूल से और पढ़ते लिखते हो नहीं, तो आपके लिए एग्जाम कभी था ही नहीं, है ना। अब आ जाओ इसमें सेंटेंस में वर्ड देखने वाले। केटर टू करना मतलब सर्व करना, केटर के बाद में टू आएगा, इसका मतलब होता है किसी की सेवा करना, जिसकी भी सेवा करने आप टू लगाएंगे, उसके बाद टू के बाद वो चीज बताएंगे, है ना। तो केटर टू मतलब सेवा करना। अवॉइडेडली मैंने आपको बता दिया, जिसने वाव खाई हो, जिसने कसम खाई हो, कथित तौर पे जिसके बारे में ऐसा कहा जाता हो, ऐसा समझ लें, अलेजेडली, परपोर्टेडली। अच्छा, स्टैंडर्डाइज करना मतलब सबको स्ट्रीमलाइन करना, एक स्टैंडर्ड पे लाना। एंश्योरिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, जब नीट कथित तौर पे ऐसा था तभी वो एंश्योर कर रहा था क्वालिटी को मेडिकल ग्रेजुएट्स की, समझ गए। तो एंश्योरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इंटरेस्टिंग होगा यहां से समझना। कह रहा वर्किंग विद द आइडियल ऑफ रेजिंग द क्वालिटी इज क्लियरली अ लेबोरियस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इज बाउंड टू बी अनइवन एट द स्टार्ट इवन इफ ऑल स्टेट्स हैव बिगन टू लेवल द प्लेइंग फील्ड। कह रहा वर्क करना, काम करना इस आदर्श के साथ, इस आइडियल के साथ, इस ख्वाब के साथ, जो है रेज करने का क्वालिटी को एक दर्जा ऊपर लाने का है। कह रहा इस आइडियल पे जो वर्क करने का काम है ना, वो साफ तौर पे एक बहुत ही लेबोरियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा वक्त चाहिए। और कह रहे यही जो है ना बाउंड टू बी है, ये बिल्कुल बंधा हुआ है, ये पक्का ही होने के लिए बाउंड है अनइवन। अनइवन मतलब जो बराबर ना हो, और किसके लिए, एट द स्टार्ट, शुरुआत के अंदर। तो जरूरी ये काम ऐसा है जो कि शुरुआत में अनइवन होगा, सबके लिए बराबर नहीं होगा। गांव वाले बच्चों के लिए शुरू में नीट पास करना बहुत ही मुश्किल होगा। यहां तक कि सभी स्टेट्स ने शुरू कर दिया है, वो लेवल कर रही हैं प्लेइंग फील्ड को, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज को ला रही है। समझ गए सेंटेंस को। तो कह रहा है ये एग्जाम ही ऐसा है कि इसके अंदर अगर आपको अपने आदर्श को पाना है, क्वालिटी को रेज करना है, तो ये बहुत ही लेबोरियस और टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, और ये जरूरी अनइवन होगा, सबके लिए बराबर नहीं होगा शुरुआत के अंदर। यहां तक कि जबकि सभी स्टेट्स जो हैं शुरू कर दिया उन्होंने लेवल करना प्लेइंग फील्ड को, गरीब बच्चों को भी बराबर मौका देने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी है। समझ गए ना। लेवल द प्लेइंग फील्ड मतलब देखो, प्ले मतलब खेलना, फील्ड मतलब मैदान, लेवल मतलब एक लेवल पे लाना। अगर कहीं से ऊंचा है कहीं से नीचा है तो सब प्लेयर्स को बराबर मौका नहीं मिलेगा उस मैदान के अंदर। तो लेवल प्लेइंग फील्ड करेंगे ना तो आप सभी प्लेयर्स को, सभी स्टूडेंट्स को बराबर मौका देंगे नीट को पास करने का, है ना। तो इस फ्रेज को माइंड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन अलाउड टू ऑफर देयर ओन एजुकेशन सिस्टम्स, डिफरेंट स्ट्रीम्स विद वेरिंग स्टैंडर्ड्स एंड पेडागोजीज, एंड नीट ब्रिंग्स इन एन ओवररीचिंग सिंगल सिलेबस, नॉट ऑल हैव एक्सेस टू। कह रहे अलग अलग स्टेट्स जो है ना उनको अलाउ कर दिया गया है कि वो ऑफर करें, वो सबको ला करके दें अपने खुद के एजुकेशन सिस्टम को। तो ऐसा जरूरी नहीं है राजस्थान में जो सिलेबस है वही तमिलनाडु में फॉलो होगा, है ना। तो सभी स्टेट्स को, अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग सिलेबस जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है लाने का मौका दिया गया है। कह रहा वो सिलेबस क्या है, एजुकेशन सिस्टम अलग क्या है, डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, विद वेरिंग स्टैंडर्ड्स, अलग अलग स्टैंडर्ड के साथ, और पेडागोजीज के साथ, अलग अलग पढ़ाने के तरीकों के साथ। तो ऐसे हर स्टेट अपना अलग एजुकेशन सिस्टम फॉलो करता है। पर कह रहा है लेकिन जो नीड है ना वो ब्रिंग इन करता, लेकर के आता है एक ऐसे सिंगल सिलेबस को जो है ओवर रीचिंग, जो सबको अपने अंदर समा लेता है, जो सबको अपने दायरे में ले लेता है,
और वो सिलेबस जिसका सबको एक्सेस नहीं है, जिसकी सब तक पहुंच नहीं है। समझ गए ना? तो ऐसा नहीं है आप राजस्थान से पढ़े हो या गुजरात से पढ़े हो या तमिलनाडु से पढ़े हो, अगर आप नीट के अंदर पढ़ाई करोगे ना, नीट के लिए एग्जाम की पढ़ाई करोगे, तो आप सब जगह का पढ़े हो ना, तो वहां का सब उस नीट के सिलेबस के अंदर आ जाएगा। तो नीट का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, एग्जॉस्टिंग है, ओवर रीचिंग है, बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड है। समझ गए ना? आ जाओ इसके अंदर देखने वाली चीजें इस सेंटेंस के अंदर। स्टेट्स की वर्ब है हैव बीन अलाउड। पेडागोजी इस वर्ड का मतलब होता है, देखो ये मैंने खबरी पे करवाया था बहुत पहले। पेड मतलब बच्चा, अगोग रूट मैंने आपको करवाई थी, इसका मतलब होता है लीडर। पेड प्लस में अगोग, इसका मतलब हो गया पेडागोग, है ना? अब पेडागोग कौन हो गया? अ लीडर ऑफ किड्स। अब लीडर ऑफ किड्स का मतलब क्या है? बच्चों को लीड करने वाला, गाइड करने वाला टीचर, अ टीचर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना? तो पेडागोग एक टीचर के लिए सोफिस्टिकेटेड वर्ड है। अब पेडागोजी का मतलब क्या है? टीचर जो पढ़ाने की जो कला है ना, द आर्ट ऑफ टीचिंग, दैट इज कॉल्ड पेडागोजी। तो यहीं से हमने इसी अगोग रूट से पेडागोग और पेडागोजी रूट को वर्ड को सीखा था। समझ गए? अब एक काम करते हैं, मैं आपको डेमागोग, हेमागोग और जेनागोग, ये तीनों ही गोग से बनने वाले वर्ड्स हैं। एक बार आप इनको सोचें इन वर्ड्स के बारे में, अगर आपने खबरी में वो मेरी क्लास ली है तो आप एक बार कोशिश करें, डेमागोग, हेमागोग और जेनागोग, इन तीनों क्या मतलब होता है, फिर मैं आपको इनका मीनिंग बताता हूं। चलो, जो लोग खबरी पे फायदा उठा रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी है, मैं वो क्लास ही निकाल लेता हूं जहां पे मैंने करवाया था, है ना? चलो आ जाओ। देखो 14 नंबर क्लास थी, अगोग रूट पे हमने की थी। तो इसमें मैंने आपको बताया था डेमागोग मतलब अ लीडर ऑफ मासेस। देखो डेमो मतलब पीपल, अगोग मतलब लीडर, तो अ लीडर ऑफ मासेस इज कॉल्ड अ डेमागोग। लेकिन ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। आजकल हम मिसलीडर के लिए डेमागोग यूज करते हैं। ऐसा आदमी जो मासेस को भड़काए दंगा करने पे, जो मासेस को गुमराह करे, है ना, वोट लेने के लिए। हमारे नेताओं के लिए हम डेमागोग नाम के वर्ड को यूज करते हैं, खास करके उनके नेगेटिव बिहेवियर के लिए। दूसरा वर्ड पेडागोग, ये आपने देख लिया, पेड मतलब बच्चा, अगोग मतलब लीडर, बच्चों का लीडर मतलब एक टीचर। तीसरा हेमागोग, हेमा मतलब ब्लड, गोग मतलब लीडर, एक ऐसी दवा जो मोर ब्लड, जो ज्यादा ब्लड को या ब्लड के फ्लो को प्रमोट करे आपके जो है ना बॉडी के अंदर। तो हेमागोग एक केमिकल कंपाउंड होता है जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ब्लड के फ्लो को लेके आता है ना, फ्लो को प्रमोट करता है। जनरली हेमागोग आपको दिया जाता है जब आप लो बीपी में होते हैं ना, हेमागोग आपको देंगे, आप फटाफट से आपकी बॉडी के अंदर हाई बीपी हो जाएगा। लास्ट में बचा जेनागोग। आपने एक वर्ड सुना होगा जेनोफोबिया, तो जेना मतलब फॉरेन, जेनोफोबिया मतलब फॉरेन लोगों का डर, तो जेना मतलब फॉरेन, है ना? अब जेनागोग हो गया ऐसा लीडर जो फॉरेन्स का लीडर हो, फॉरेनर्स का, मतलब अ टूरिस्ट गाइड। जेनागोग कौन होता है? जो हमारे देश में फॉरेनर्स आते हैं उनको गाइड करता है, उनको लीड करता है, उनको सब जगह घुमाता है, उसके लिए गाइड के लिए, टूरिस्ट गाइड के लिए अपने पास वर्ड है सोफिस्टिकेटेड जेनागोग। तो ये चारों वर्ड आप माइंड करें, है ना? खबरी क्लास से आप कर चुके हैं, इनको अपने नोट्स को उठा करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ओवर रीच वर्ड को भी देख लें, इस पे नजर मारें, इसके 3 मतलब होते हैं, इसको मैं ले लूंगा आज खबरी पे। ओवर रीच का मतलब होता है, देखो या तो किसी काम को जरूरत से ज्यादा करना, ओवर रीच। आपको 10 रुपए की सेल करनी थी, आपने 20 रुपए की सेल करने की कोशिश की दिन में, है ना? तो आप ओवर रीच कर रहे हो, अपने टारगेट को ओवर डू कर रहे हो। दूसरा ओवर स्मार्ट बनना, किसी को पागल बनाना, इसको भी ओवर रीच करना कहते हैं। तीसरा सब कुछ कवर कर लेना, सब कुछ अपने अंदर ले लेना, इसको भी ओवर रीच करना कहते हैं। तो यहां पे वो सिलेबस है जो सबको अपने दायरे में लेता है, वो वाला नहीं है जो कुछ ज्यादा अचीव करता है या सबको पागल बनाता है, नहीं, ये वो सिलेबस है जो कवर कर लेता है सब कुछ, ओवर रीचिंग सिंगल सिलेबस। चलिए आगे बढ़े। करे देर इन बिगिन द इनइक्विटीज, करे वहीं पर, देर इन वहीं पर शुरुआत होती है बराबर असमानताओं की, इनइक्विटीज की। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है ना, तो कह रहा है यहीं से, इसी सिलेबस के कारण शुरुआत होती है इन इक्विटीज की। अब यहां पे देर इन का मतलब समझ लें, इसका मतलब होता है वहीं पर। ही थॉट ऑल डेंजर वॉज पास्ट एंड देर इन ही मेड ए मिस्टेक। उसने सोचा सारा डेंजर पास हो चुका था, सारा खतरा टल चुका था, और वहीं पर उसने एक मिस्टेक को मेक कर दिया। समझ गए ना? वहीं पर उसने एक गलती जो है कर दी। तो देर इन मतलब वहीं पर। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे स्टूडेंट्स इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, पुअर, लिविंग इन रिमोट एरियाज and disadvantage for instance, and in certain boards of education will remain at a disadvantage as a result of this। कह रहे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि खास सर्कमस्टेंसेस में हैं, खास हालात में हैं, या तो वो गरीब हैं, या बहुत गांवों में रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं, या फिर डिसएडवांटेज हैं जो कि
सही जाति से नहीं आते, ऊंची जाति से, है ना, या फिर उनके पास डिसेबल्ड है, इस तरह से डिसएडवांटेज में है। कह रहा है ऐसे जो स्टूडेंट्स है ना, और खास करके बोर्ड्स वाले, कई बोर्ड्स एजुकेशन वाले जैसे स्टेट बोर्ड वाले है ना, फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जांपल, कह रहे ये स्टूडेंट्स जो हैं ये रिमेन रहेंगे, बने रहेंगे एट डिसएडवांटेज इस रिजल्ट में, इसके एक नतीजे के तौर पे। तो सही बात है, जब इतना बड़ा सिलेबस इसका होता है नीट का, जो सिर्फ कोचिंग सेंटर में कवर हो सकता है, तो कैसे कोई गांव वाला या कोई गरीब या कोई ऐसा आदमी जो कि डिसएडवांटेज है, जो कि अपाइज है, वो कैसे किसी कोचिंग सेंटर तक भारी भरकम फीस देकर के जाएगा और वहां पे पढ़ेगा। तो हमेशा वो नीट एग्जाम को पास करने के लिए इनेबल रहता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बताएगा, हमें सजेशन देगा कि कैसे इस प्रॉब्लम से हम निजात पाए। कह रहे इवन एज स्कोर्स शो एन ओवरऑल इंप्रूवमेंट ओवर द ईयर्स, स्टेट्स मस्ट नॉट रेस्ट इन देयर एंडेवर to ease the access to and enhance students' ability to clear the test successfully, even without the need to spend much on coaching classes। अब वही बात कर रहे हैं, कह रहे यहां तक कि जब स्कोर्स हमें दिखाते हैं कि ओवरऑल एक इंप्रूवमेंट आई है ना, पिछले कई सालों में 720 में से 720 स्कोर आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, 2 बच्चों का आ रहा है, तो हमें पता लग रहा है कि स्कोर देख के इंप्रूवमेंट तो हो रही है। कह रहे फिर भी जो स्टेट्स है ना, उनको नहीं करना चाहिए रेस्ट, उनको नहीं आराम करना चाहिए अपने उस एंडेवर में, अपनी उस कोशिश में जो है आराम कर बनाने की, ईज बनाने की, आसान बनाने की एक्सेस को, पहुंच को। और कहां तक, देखो एक तो एक्सेस को और दूसरा एनहांस करने का स्टूडेंट की एबिलिटी को, है ना, स्टूडेंट की ताकत को, कहां तक क्लियर करने की टेस्ट को सक्सेसफुली। तो स्टेट को इन दोनों कामों को, एंडेवर्स जो हैं, इन दोनों प्रयासों को अपने, उनके अंदर रेस्ट नहीं करना चाहिए, इस कामों को नहीं रोकना चाहिए। कह रहे कैसे पहुंचेंगे सक्सेसफुली, यहां तक कि बिना उस नीड के जो है खर्चा करने की बहुत सारा कोचिंग क्लासेस पे। तो कह रहे भले ही स्कोर इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन आज भी गरीब और गांवों के और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का स्कोर वैसा ही आ रहा है। तो स्टेट्स को जो प्रयास कर रहे हैं ना, वो एंडेवर कर रहे हैं, उनमें रेस्ट नहीं करना है, उनमें आराम नहीं डालना है। एंडेवर वर्ड का मतलब होता है एफर्ट्स, परस्यूट, आपका जो कोशिश है, आपकी ट्राई जो है वो एंडेवर होती है। स्टूडेंट के आगे एस लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी के आगे, एस के आगे अपोस्ट्रोफी लगी हुई है, इसका मतलब क्या है, पजेसिव बना हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स एबिलिटी का मतलब क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की एबिलिटी, है ना, बहुत सारे मतलब प्लूरल के अंदर हमने पजेसिव बनाया हुआ है। आप समझते होंगे ये कॉन्सेप्ट, कई बार मैं करवा चुका हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे सर्टेन मेजर्स इंक्लूडिंग तमिलनाडु's move to reserve 7.5% of MBBS seats for state government schools who clear NET, running state-sponsored free or heavily subsidized coaching programs, and a reassessment of regional state syllabus will enable a more equitable scenario। अब ये बता रहे तमिलनाडु ने खास इन चीजों के लिए क्या किया। कह रहे कुछ खास मेजर्स, कुछ खास जो है ना कदम शामिल है, जिसमें तमिलनाडु के मूव, हरकत जो है रिजर्व करने की 7.5% MBBS सीट्स को स्टेट गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल है ना, उनके लिए 7.5% का पहले आरक्षण दे दिया तमिलनाडु ने। कह रहा वो स्टूडेंट्स के लिए जो क्लियर करते हैं नीट को, है ना, जो नीट को पास करते हैं, पास करने के बाद उनको रिजर्वेशन मिला है कि वो भी अपनी कॉलेज जो है मनपसंद ले सके। तो पहला मेजर तो ये। दूसरा है रन करने का एक स्टेट स्पॉन्सर्ड को, स्टेट के पैसे पर फ्री या फिर बहुत ही सब्सिडाइज कोचिंग प्रोग्राम को। तो तमिलनाडु में ये भी होता है, स्टेट के खर्चे से भी कोचिंग सेंटर चलते हैं जहां पे गरीब बच्चे नीट की तैयारी कर सकते हैं। और तीसरा काम क्या किया इन्होंने, रीअसेसमेंट किया है, फिर से जायजा लिया है अपने वहां के रीजनल स्टेट सिलेबस का। तो वहां पे 11वीं 12वीं का इन्होंने जो बायो का सिलेबस है उसका इन्होंने रीअसेसमेंट किया होगा। तो कह रहा है ये जो मेजर्स है ना, जिसमें तमिलनाडु के तीनों कदम शामिल हैं, कह रहे ये मेजर्स इनेबल करेंगे, ये ताकत देंगे एक और इक्विटेबल सिनेरियो को, एक और बराबरी वाले जो है ना हालात को। तो ऐसे मेजर्स दूसरी स्टेट को भी करने पड़ेंगे, जैसे तमिलनाडु कर रहा है, बच्चों को आगे लाने के लिए सरकारी स्कूल और गरीब बच्चों को ऐसे काम कर रहा है। समझ गए, मेजर्स की वर्ब है विल इनेबल, अगर ये समझे तभी ये सेंटेंस बनेगा, है ना। हु की वर्ब है क्लियर। इक्विटेबल होता है जिसमें इक्विटी हो, इक्विटी मतलब बराबरी, इक्विटेबल मतलब एक एडजेक्टिव है जो बराबरी लेकर के आए, है ना, सबके लिए बराबर हो, वो इक्विटेबल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कितना अच्छे तरीके से लोग कर रहे हैं ना, गरीब बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। नॉर्दर्न इंडिया में कोई ऐसी स्टेट नहीं होगी जो इस तरह से करेगी, गरीब बच्चों के लिए
कोचिंग सेंटर्स चलें नीट जैसे एग्जाम के लिए कि आप डॉक्टर बनो, हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़ो, सरकारी कोचिंग सेंटर में, है ना। कह रहा इफ कोचिंग्स कैन हेल्प ब्रिज द यॉर्निंग गैप देन द स्टेट कुड मैंडेट दैट प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स डू नॉट चार्ज एग्जॉर्बिटेंटली फॉर कंडक्टिंग ईयर लॉन्ग कोचिंग प्रोग्राम्स। इतना ही पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगर इफ कोचिंग जो है ना वो हेल्प कर सकती है ब्रिज करने में इस बढ़ते हुए गैप को, खाई को। मान लो बहुत बड़ी खाई है प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई में, कह रहा है अगर कोचिंग ही रास्ता है इस खाई को ब्रिज करने का, इस यॉर्निंग गैप को भरने का, तो तब जो है ना देन स्टेट मैंडेट कर सकती है, स्टेट जरूरी बना सकती है कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर चार्ज नहीं करेंगे बहुत ही ज्यादा एग्जॉर्बिटेंटली। और किसके लिए? कंडक्ट करने के लिए 1 साल की कोचिंग को, कोचिंग प्रोग्राम्स को, और यहां तक कि एंड इवन यहां तक कि प्रोवाइड रीजनेबल सब्सिडीज फॉर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। यही स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं बहुत ही रीजनेबल सब्सिडीज को खास स्टूडेंट्स के ग्रुप के लिए जो गांव वाम से आते हैं। समझ गए ना। कह रहा है अगर कोचिंग को आप बंद नहीं करवा सकते हो प्राइवेट को, आपको लगता है कोचिंग जरूरी है, तो आप एक काम ये तो कर सकते हो ना, कोचिंग के लिए मैंडेट कर दो कि ये लाखों रुपए की फीस आप नहीं ले सकते 1 साल के प्रोग्राम के लिए, है ना। और या फिर ये फीस आप लेने दो इनको, गरीब बच्चों के लिए आप सब्सिडी रख दो कि आपको कोचिंग अगर जाओगे प्राइवेट में तो आपको इतना पैसा सरकार से मिलेगा। स्टेट की वर्ब है कुड मैंडेट, प्राइवेट कोचिंग की वर्ब है डू नॉट चार्ज, और स्टेट की दूसरी वर्ब है स्टेट कुड मैंडेट एंड स्टेट कुड प्रोवाइड रीजनेबल सिलेबस, है ना, सब्सिडी। तो स्टेट की दूसरी वर्ब लगी है एंड के बाद, इवन के बाद जो है ना प्रोवाइड नाम की दूसरी वर्ब है। चलो आगे बढ़ते हैं। यॉर्निंग वर्ड को देखें, ऐसी चीज जो बहुत बड़ी होती हो। यॉन करना मतलब मुंह फाड़ के उबासी लेना, है ना। तो यॉन वही होती है जो आपका, जैसे मुंह फाड़ते हो ना, अब तो बड़ा मुंह हो जाता है वो, है ना, उबासी लेते वक्त। तो यॉर्निंग गैप वैसा ही गैप होता है जो बड़ा होता जा रहा है, अपने आप में बहुत एक्सटेंसिव है, लार्ज है ना, एक्सपेंडिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जॉर्बिटेंट वर्ड को देखना, इसको मैं तोड़ के बता देता हूं। एक्स ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब आप जानते हैं कक्ष, है ना। जैसे धरती अपने सूरज के चारों तरफ घूम रही है तो ऑर्बिट में घूम रही है। हर वो चीज एग्जॉर्बिटेंट है जो अपने कक्ष से बाहर है, अपने ऑर्बिट से बाहर है। मतलब जिस चीज के 10 रुपए लगने चाहिए उस चीज के आपने अचानक से 200 रुपए चार्ज करने शुरू कर दिए, मतलब उसका प्राइस जो है ना एग्जॉर्बिटेंट प्राइस है। तो एग्जॉर्बिटेंट वर्ड हमने यहीं से निकाला है। एक्सेसिव हो, एक्सेप्शनली हाई हो, बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकल हो, ह्यूमंगस हो, जिजेंटिक हो और कोलोसल हो, है ना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स बताते हैं किसी भी चीज के बहुत बड़ा, बहुत ही एक्सेसिव, बहुत ही ज्यादा होने का। एग्जॉर्बिटेंट के सबके सब सिनोनिम्स है। इनको माइंड करें, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इनको ध्यान से देखें, है ना, खास करके जाइजेंटिक और कोलोसल को। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा मीन वाइल द ओवर एम्फेसिस बाय पेरेंट्स ऑन मेडिसिन एज द ओनली करियर ऑप्शन फॉर देयर वर्ड्स एंड वांटन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ नीट will merely serve to exacerbate the acute deficiencies of the process। कह रहे इसी बीच मीनवाइल जो ओवर एम्फेसिस है, जरूर से ज्यादा जोर देने का काम है माता पिता के द्वारा मेडिसिन पे, और कैसे जोर देते हैं की तरह, ओनली करियर की तरह, ओनली करियर ऑप्शन की तरह, अपने वर्ड्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। कह रहे इसी बीच जो माँ बाप बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि मेडिसिन ही तुम्हारा करियर है, तुम बनोगे तो डॉक्टर ही बनोगे या तुम कुछ नहीं बनोगे, है ना। ऐसा जो माँ बाप जो है अपने बच्चों को मजबूर करते हैं। और कह रहे जो पॉलिटिसाइजेशन है, वांटन, जो रेकलेस, जो बहुत ही क्रूल, सियासी बनाने का काम है इस नीट को। कह रहे ये दोनों चीजें जो है ना, ये दोनों चीजें खाली खाली सर्व करेंगी, केटर करेंगी एक्सेसरबेट करने में और खराब बनाने में इस बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंसीज को, बहुत ही ज्यादा कमियों को, इसकी पूरी प्रोसेस की। तो पहले ही नीट में बहुत सारा स्कोर, बहुत सारा सिलेबस होता है, ऊपर से माँ बाप, हर बच्चे के माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, है ना। और नीट के ऊपर बहुत सारी पॉलिटिक्स भी होती है। तो कह रहे हैं ये सब चीजें जो है ना सिर्फ और सिर्फ इसको बुरा ही बना रही हैं और ज्यादा खराब बना रही हैं इस नीट के अंदर जो कमियां हैं। ओवर एम्फेसिस भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको मैं सही कलर दे देता हूं। तो 2 सब्जेक्ट है आपके पास, ओवर एम्फेसिस और पॉलिटिसाइजेशन, दोनों की वर्ब है विल मेयरली सर्व। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक्सेसरबेट वर्ड आप जानते हैं बहुत बार आता है ना, किसी चीज को बद से बदतर बनाना, टू मेक मैटर्स वर्स इज टू एक्सेसरबेट। इसके लिए सिनोनिम अपने पास एग्रावेट और एक्सेसरबेट, है ना। ये दोनों वर्ड्स ही खराब से खराब बनाने की बात करते हैं। अच्छा और वर्ड देखने वाला, वार्ड मतलब आपका बच्चा, वांटन मतलब जो बहुत ही केयरलेस हो, क्रूअल हो, रूथलेस हो, और ठरकी के लिए भी वर्ड यूज होता है वांटन, है ना, लसफुल के लिए। कह रहे हाँ
pandemic related challenges notwithstanding, for true positive impact, any welfare state must build systems around the core ideas of equity, of access and affordability, especially in education and health care. कह रहा पैंडेमिक से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनको अगर अलग कर दें, कह रहा बावजूद उनके, नॉट विद स्टैंडिंग मतलब बावजूद उनके इस बीमारी से जो चैलेंजेस निकले हैं, कह रहा जो सही ट्रू पॉजिटिव इम्पैक्ट है, सही में सकारात्मक जो असर है उसके लिए फॉर किसी भी वेलफेयर स्टेट को, किसी भी भलाई वाली स्टेट को बिल्ड करना चाहिए ऐसे सिस्टम को जो अराउंड हो, चारों तरफ हो, उन बेसिक आइडियाज के जो है एक्विटी के, बराबरी के, एक्सेस की, पहुंच की, और किसके ऊपर, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर। अफोर्डेबिलिटी मतलब अफोर्ड करने की ताकत है ना, खर्चा उठाने की ताकत, खास करके एजुकेशन में और हेल्थ केयर के अंदर। तो कह रहा पैंडेमिक तो छोड़ दो, आजकल की बात मत करो, है ना, मार्च के बाद जो हुआ सो हुआ। कह रहा नॉर्मल हालातों में ना पॉजिटिव इंपैक्ट के लिए किसी भी भलाई करने वाली स्टेट को ऐसे सिस्टम को बिल्ड करना चाहिए जो कि दो कोर आइडियाज पे बेस्ड हो। और पहला आइडिया है कि एक्विटी हो, एक्सेस की, दूसरा आइडिया है अफोर्डेबिलिटी हो। अच्छा कहां पे हो, खास करके एजुकेशन में और हेल्थ केयर में। अगर आप एक वेलफेयर स्टेट हो, एक सही स्टेट हो, सही नेशन हो, तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि एजुकेशन में और हेल्थ केयर में सबको बराबरी मौका मिले, है ना। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, एजुकेशन लेना चाहते हो डॉक्टरी की, चाहे आप कैसे भी घर से आते हो, कितने भी पुअर हो, है ना, आप डॉक्टर बन सको। और आप चाहे कितने भी पुअर हो, आपको सही इलाज मिल सके, हेल्थ केयर मिल सके। तो इन दोनों जगह अगर बराबरी है तो आप समझ लेना वो देश जो है वहां पे एक वेलफेयर गवर्नमेंट बैठी है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्विज की तरफ। आज का बहुत जो है ना डिफिकल्ट नहीं था, आपने देखा होगा। इसको मैं 7.5 ही मार्क्स दूंगा आज के एडिटोरियल को आउट ऑफ 10। अब अपना क्विज देख लेते हैं, है ना। आज ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं तो मैंने वोकैब बेस्ड क्विज बना दिया। तो पहले तो वही अनसर्टेनिटी की स्पेलिंग देखनी है, तो इन चारों में से मार्क करनी है आपको करेक्ट स्पेलिंग को। आपने कर दिया होगा अगर आपने पूरा एडिटोरियल पढ़ा है तो। अनसर्टेनिटी, दिस इज योर करेक्ट स्पेलिंग, है ना। चलो सेकंड में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वर्ड जेनेगॉग। जेनेगॉग वर्ड आपने मेरे साथ देखा तोड़ करके। जेना मतलब फॉरेनर, गॉग मतलब लीडर। ऐसा आदमी जो फॉरेनर्स को लीड करे। तो फॉरेन टूरिस्ट नहीं, फॉरेन का टूरिस्ट गाइड, अ टूरिस्ट गाइड, फॉरेनर्स का टूरिस्ट गाइड। हमारे यहाँ पे वो आदमी जो फॉरेनर्स को हमारा देश घुमाते हैं जेनेगॉग कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑपोजिट वर्ड फॉर द एक्सॉर्बिटेंट, है ना, ऑपोजिट ऑफ द वर्ड एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट मतलब बहुत ज्यादा, है ना। तो मैंने आपको बताया था इसके सिनोनिम क्या थे, एस्ट्रोनॉमिकल, क्लोसल और जाइजेंटिक, है ना। तीनों ही वर्ड जो है किसी बहुत ही बड़ी चीज के बारे में बताते हैं। चौथा क्या है, डाइम अ डजन। हालांकि मैंने आपको बताया नहीं था पर इसका मतलब होता है बहुत सस्ता। डाइम अ डजन का मतलब होता है बहुत सस्ता। तो कैसे, देखो डजन के लिए एक डाइम आपको देना है। डाइम का मतलब होता है एक, आप अंग्रेजों का समझ लो, अंग्रेजों का एक पैसा होता है ना, उसको डाइम बोल दो। तो डाइम देना है आपको डजन के लिए, मतलब एक पैसे में कोई चीज 12 आ रही है, मतलब बहुत सस्ती है, डर्ट चीप है। डर्ट चीप है, इसके लिए सिनोनिम होगा डर्ट चीप। तो ये है एग्जॉर्बिटेंट का बिल्कुल उल्टा। चौथा देख लो, इसमें आपको स्पॉट करना था एरर को। अशरिंग इन वेलफेयर मेजर्स बिकम प्रिज्यूमेबल इंपॉर्टेंट इन द फेस ऑफ यॉर्निंग फिजिकल डेफिसिट फॉर द गवर्नमेंट। लेकर के आना वेलफेयर मेजर्स को बन जाता है लॉजिकली बहुत जरूरी, फेस करते हुए, सामना करते हुए या बावजूद बढ़ते हुए फिजिकल डेफिसिट के किसी भी सरकार के लिए, हमारी सरकार के लिए। तो अशर इन करना मतलब लेकर के आना। आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे अशरिंग इन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर रही है, जीरन कहला रही है ना। अब देखो अशरिंग इन की वर्ब है बिकम, ठीक है ना, सब्जेक्ट की वर्ब मिल गई आपको। अब मुझे बताओ जीरन की वर्ब कैसी होती है, हमेशा सिंगुलर होती है। अगर सिंगुलर होती है तो बिकम नहीं, यहाँ पे बिकम्स आना चाहिए। अशरिंग इन वेलफेयर मेजर्स बिकम्स प्रिज्यूमेबल इंपॉर्टेंट। अब दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट के लिए एडवर्ब लगाइए, प्रिज्यूमेबल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं करता, इसकी एडवर्ब फॉर्म होगी प्रिज्यूमेबली। तो प्रिज्यूमेबल को एडवर्ब फॉर्म में, प्रिज्यूमेबली में आपको चेंज करना पड़ेगा। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता सर ये कैसे एडवर्ब आपने बना दी, है ना, क्यों एडजेक्टिव यहां पे नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आजकल के एग्जाम में बहुत आ रहे हैं जहां पे आपको एडजेक्टिव फॉर्म दे देगा, एडवर्ब बनानी होगी, एडवर्ब फॉर्म दे देगा, एडजेक्टिव बनाना होगा। ये आप तभी कर सकते हो जब सेंटेंस को ब्रेक करना जान सको, है ना। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, एडजेक्टिव है, क्या काम कर रहा है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे यहां पे एक एडवर्ब आपको चाहिए थी। देखो सीधी सी बात है, जो बंदा इस सेंटेंस को ब्रेक नहीं कर सकता ना, वो यहां पे प्रिज्यूमेबल का प्रिज्यूमेबली आएगा, वो नहीं बता पाएगा। तो आपको कोशिश यही करनी है, सेंटेंसेस को ब्रेक करने की कोशिश करनी है।
8 से 10 वीडियोस मैं ला चुका हूं ऑलरेडी ब्रेक करने पे। प्रोबेबली इस वीक भी हम करेंगे एक वीडियो को। ब्रेक करना आप सीख लो, सारी समस्याओं का इलाज है आपका इंग्लिश के अंदर। चलिए मुलाकात लूंगा। एक लाइक देना वीडियो को, एक शेयर देना। अब देखो शेयर और लाइक अगर आप देते हो तो मुझे नहीं पता, पर ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचती है। कैसे यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करता है इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, बस आप लाइक शेयर दे दिया करो, अपने आप बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी, है ना। चलिए साइनिंग आउट।